अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर्बर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कश्मीरी मुजाहिद ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें वो दरख्त नज़र आ रहा है? मैंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ इस दरख्त को। कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, हम आज रात के ठीक 8 बजे के बाद इसी दरख्त के नीचे एक तरफ छुप कर बैठ जाएंगे। मेरे साथ मेरा एक साथी कमांडो होगा। अगर तुम अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद फ़रार होने में कामयाब हो गए तो इस तरफ से दीवार फांद कर सीधा दरख्त की तरफ आ जाना। इसके बाद हम तुम्हें संभाल लेंगे। इस जगह को अच्छी तरह से जहन में बिठा लो ताकि रात के अंधेरे में भी इसको शनाख्त कर सको। मैंने कहा, मैंने ये सारा नक्शा अपने जहन में बिठा लिया है। कमांडो ने कहा, फिर अब वापस आ जाओ। ये कहकर कश्मीरी मुजाहिद उठकर आगे आगे चलने लगा। जब हम दोनों टीलों के आगे निकल आए तो कश्मीरी मुजाहिद रुक गया। कहने लगा, यहाँ से तुम अकेले वापस जाओगे। याद रखना, हम 2 आदमी रात के ठीक 8 बजे के बाद क्लब की पिछली दीवार के पास सूखे दरख्त के नीचे छुप कर बैठे होंगे। ये कहकर कश्मीरी मुजाहिद कमांडो दूसरी तरफ को चल दिया। मैंने शाम को ही थोड़ा बहुत खाना खा लिया और मिशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी मैंने ज़हनी तौर पर ही करनी थी, बाकी तैयारियों की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एक पिस्तौल मेरे पास था जो मुझे साथ ले जाना था। वो भी मैंने अब इसे अंडरवियर में नहीं छुपाना था बल्कि अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में ही रखना था। इसके अलावा मैंने सिर्फ ये काम किया कि नायलॉन की 1.5 गज की बारीक सी रस्सी लेकर इसे कागज़ की गोली के साथ लपेट कर अपनी पतलून की जेब में रख ली कि अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि मैं पिस्तौल ना फायर कर सकूं तो नायलॉन की रस्सी से काम ले सकूं। कैप्टन हेनरी ने कहा था कि वो ठीक 9 बजे माल रोड वाले अशोका रेस्टोरेंट के बाहर भेज दूंगा गाड़ी को। मैं 8:30 बजे ही रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। गाड़ी का कैप्टन हेनरी ने मुझे लिखवा दिया था जो मैंने ज़बानी याद कर लिया था। मैं रेस्टोरेंट में दरवाजे के साथ वाली सीट पर शीशे की दीवार के साथ बैठा था जहां से रोड का मंजर न मुझे नज़र आ रहा था। मैं घड़ी पर वक्त भी देख लेता था। ठीक 9:10 पर एक फौजी जीप आकर रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। इसका नंबर वही था जो कैप्टन ने मुझे लिखवाया था। इसे एक सिख फौजी चला रहा था। फौजी जीप एक खिड़की के रेस्टोरेंट की तरफ रोक कर एक इसमें से फौजी मेरी तरफ बढ़ा। मैं खुद ही बाहर निकल आया था। मैंने सिख फौजी से कहा, वेल जवान, तुम्हें कैप्टन हेनरी साहब ने भेजा है। फौजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, सर आपका नाम? मैंने इसे अपना नाम बताया। मेरा नाम जेम्स है। कैप्टन हेनरी ने मुझे कहा था कि मैं ओल्ड ऑफिसर क्लब में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। फौजी बोला, जी साहब आ जाएं। मैं जीप में बैठ गया। ये मिलिट्री पुलिस की जीप थी और सिख फौजी इसका जवान ड्राइवर था। जीप शिमले की माल रोड पर से गुजर कर सोलन रोड की तरफ जा रही थी। कुछ देर के बाद जीप एक कच्ची पहाड़ी सड़क पर उतर कर चल पड़ी। ये सड़क पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगाकर ओल्ड ऑफिसर क्लब के सामने आ गई। क्लब पर पूरी रात खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ बरामदे के ऊपर वाला बल्ब रोशन था। लॉन में 2 गाड़ियां ही खड़ी थी। अभी रिटायर्ड बूढ़े अफसरों की आमद शुरू नहीं हुई थी। क्लब का सिक्योरिटी स्टाफ गेट के पास मौजूद था। 4-5 गार्ड असला लिए इधर उधर खड़े थे। पिस्तौल मेरी जैकेट की जेब में था। नाजुक मरहला करीब आ रहा था। मिलिट्री पुलिस की जीप लॉन में एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। एक सिख सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से जीप के पास आ गया। इसने सिख फौजी से पूछा, ये कौन साहब हैं? सिख फौजी ने कहा, कैप्टन हेनरी साहब सिक्योरिटी स्क्वाड के कमांडर के भाई हैं। सिख फौजी ने सिक्का शाही से काम लेते हुए मुझे कैप्टन हेनरी का भाई बना दिया। इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड बोला, ठीक है। सिख फौजी ने मुझसे कहा, आओ साहब। वो मुझे लेकर अपने साथ क्लब के बड़े कमरे में दाखिल हो गया। कहने लगा, सर इन लोगों को अगर मैं ये ना बताता तो ये हमें ख्वामख्वाह परेशान करते। गार्ड्स हैं, अपनी बड़ी शान दिखाते हैं। मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ था ये कमरा पुराने ज़माने की कोठियों जैसा था। छत ऊंची थी। दरमियान में 3-4 सतून खड़े थे। सतूनों के गिर्द छोटी गोल मेज़ें लगी थी। गुलदान रखे हुए थे। जगह जगह पुराने सोफे इस तरह रखे हुए थे 7-8 बूढ़े ऑफिसर आमने सामने बैठ सकें। हर सतून के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। कमरे का माहौल भी बूढ़ा था। मालूम होता था कि जैसे यहाँ का फर्नीचर सदियों पुराना है और यहाँ की जवानी भी गुजर चुकी है। सामने वाली दीवार के आगे एक बड़ा सा काउंटर बना हुआ था। काउंटर के पीछे लकड़ी के शेल्फों में मुख्तलिफ किस्म की शराब की बोतलें सजी हुई थी। कुछ बोतलें और शीशे के चमकीले गिलास, पैमाने और बियर पीने वाले लंबूतरे मग भी एक तरफ करीने से लगे हुए थे। 3-4 बूढ़े एक सतून के पास बैठे आगे को झुककर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। शराब का गिलास इनके हाथ में था। किसी ने अपना गिलास संगे मरमर की गोल छोटी मेज पर रखा हुआ था और कोई हाथ में सिगार लेकर सुलगा रहा था। वर्दी पोश बेरे टेस्ट लिए खामोश कदमों के साथ इधर उधर मंडला रहे थे। फिदा में शराब और सिगार के तंबाकू की बू रची हुई थी। सिख फौजी ने मुझे एक तरफ बिठा दिया और कहा, कैप्टन साहब ने बोला था कि आपको यहाँ बिठा दूं। कैप्टन साहब 1 घंटे में आ जाएंगे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बहरे को कह दें। मैंने कहा, थैंक यू जवान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरा ऑटोमेटिक पिस्तौल मेरी जेब में महफूज पड़ा है। सोफे के कोने पर बैठने के बाद मैंने हाल कमरे का जायज़ा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि क्लब के बाथरूम किस तरफ हैं। कुछ देर बैठने के बाद मैंने करीब से गुजरते हुए एक पेरे को इशारे से बुलाकर पूछा, यहाँ बाथरूम कहाँ है?
बेरे ने एक तरफ इशारा करके कहा, सर इस तरफ हैं, और मैं उधर चला गया। मैं बड़े इत्मीनान से पतलून की बेल्ट दुरुस्त करता हुआ उठा, उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ बेरे ने इशारा किया था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कोई बड़ा बंगला था जहाँ कभी कोई अंग्रेज़ जर्नेल वगैरह रहता होगा। दरवाजे ऊंचे ऊंचे और लकड़ी के पुराने तर्ज के थे। सामने एक मेहराबदार दरवाज़ा खुला था। बेरे ने इसी तरफ इशारा किया था। आगे एक राहदारी थी जहाँ बत्ती रोशन थी। आगे आमने सामने 2 छोटे बोर्ड लगे थे, जिनमें से एक पर मर्दों के लिए और दूसरे पर ख़वातीन के लिए लिखा हुआ था। मैं खामोशी से सर झुकाए मर्दाना बाथरूम में दाखिल हो गया। क्लब की सारी इमारत पुरानी और खस्ता हाल थी, लेकिन बाथरूम मॉडर्न फैशन के साथ और कुशादा थे। निस दीवारों तक टाइलें लगी हुई थी। सैनिटरी की फिटिंग भी आला किस्म की थी। 7-8 अलग अलग कैबिन बने हुए थे। हाथ मुंह धोने वाली जगह पर बड़े बड़े चौकोर आईने लगे हुए थे। शायद बूढ़े रिटायर्ड फौजी और गैर फौजी अफसरों ने अपनी सहूलत के लिए खुद पैसे खर्च करके इस बाथरूम की तामीर नौ करवाई थी। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी फेरी, हाथ धोए और तौली से हाथ पोंछकर बाथरूम से निकल आया। मैंने बाथरूम के बाहर वाली राहदारी का भी गहरी नज़र से जायजा लिया। यहाँ सिर्फ इस जगह रोशनी थी जहाँ छत के साथ धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। बाकी जगहों पर हल्का अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ बाथरूम के दरवाजे के ऊपर आमने सामने छोटा सा सुर्ख बल्ब रोशन था, जिसने राहदारी के माहौल को और ज़्यादा पुरस्कार बना दिया था। मैं अपनी जगह पर आकर वापस बैठ गया। अब बूढ़े अफसरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बूढ़े अफसर गर्म सूटों में मलबूस हॉल में दाखिल हुए। कोई अपने बूढ़े साथी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, तो कोई सिगार मुंह में दबाए छड़ी के सहारे चला आ रहा था। एक फौजी अफसर बूढ़ा होने के बावजूद सीना तान कर चलने की कोशिश कर रहा था। साफ लग रहा था कि ये रिटायर्ड फौजी अफसर है। मुझे कैप्टन हेनरी का इंतजार था, जिसके साथ भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति को भी आना था, जो मेरा असल टारगेट था। मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। एक अलग मेज़ पर अकेला बैठकर मैं काफ़ी से वक्त गुजार रहा था। 9 बजे तक क्लब के हॉल में काफ़ी बूढ़े अफसर नजर आने लगे थे। इनमें से 2-3 फौजी अफसर ही ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे और कभी कभी इनके आवाज़ में कहके की भी आवाज़ आ जाती थी। बाकी तकरीबन सभी बूढ़े अफसर या तो खामोशी से शराब से जी बहला रहे थे या आपस में धीमी आवाज़ में गुजरे ज़मानों की सच्ची बातें कर रहे थे। 9:30 बज गए थे। कैप्टन हेनरी भारतीय साइंसदान के साथ अभी तक नमूदार नहीं हुआ था। अचानक मुझे ख्याल आया, कहीं मेरा पिस्टल लॉक तो नहीं है। मुझे याद नहीं था कि मैंने पिस्तौल का सेफ्टी केच आगे किया था या नहीं। इस शक को फौरन दूर करने की मुझे ज़रूरत थी। चुनाचा मैं उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। बाथरूम के कैबिन में जाकर मैंने पिस्तौल निकाल कर देखा। मेरा शक दुरुस्त निकला। पिस्तौल लॉक किया हुआ था। मैंने जल्दी से इसका सेफ्टी केच हटाया और बाथरूम से निकलकर तेज तेज कदमों के साथ चलता अपनी जगह पर आकर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद कैप्टन हेनरी एक गंजे सर वाले अधेड़ उम्र आदमी के साथ हॉल में दाखिल हुआ। इस गंजे सर वाले को मैंने फौरन पहचान लिया। यह भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति ही था। कैप्टन हेनरी ने हॉल में दाखिल होते ही इधर उधर नजर दौड़ाई। इसने मुझे एक जगह बैठे देख लिया और मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया। मैंने भी इसको देखकर जरा सी मुस्कुराहट जारी कर ली। मेरी निगाहें भारतीय साइंसदान पर लगी हुई थी। बूढ़ा साइंसदान एक मेज पर जाकर बैठ गया, जहाँ पहले से एक बूढ़ा बैठा ब्रांडी से जी बहला रहा था। दोनों बूढ़ों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से हाथ मिलाया और बातें करने लगे। कैप्टन हेनरी भारतीय साइंसदान को वहां छोड़कर सीधा मेरे पास आया। बोला, जेम्स तुम बोर तो नहीं हुए? वैसे इस माहौल में एक अखबार नवीस को बहुत सा मवाद मिल सकता है। कैप्टन हेनरी मेरे सामने बैठ गया। मैं बोला, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। मैं इस वक्त यहाँ के दिलचस्प और पुरस्कार माहौल का मुताला कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने अखबार में छपे हुए मेरे फीचर की धूम मच जाएगी। कैप्टन हेनरी बोला, अगर तुम चाहो तो मैं 1-2 रिटायर्ड फौजी जर्नेलों से तुम्हारी मुलाकात भी करवा सकता हूँ। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। मेरा मिशन कुछ और था। मैंने कहा, नहीं कैप्टन हेनरी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा मैं सिर्फ बर्ड्स आई व्यू से ही माहौल की स्टडी करूँगा। इसके बाद दूसरी मरतबा आऊँगा तो रिटायर्ड फौजी अफसरों से भी मुलाकात करूँगा। यकीनन इनके पास फौजी ज़िंदगी की बड़ी हैरानकुन कहानियाँ होंगी। क्यों नहीं, कैप्टन हेनरी ने कहा। और ये जर्नेल ये कहानियाँ बड़ा मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं। कैप्टन हेनरी हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर इसने मुझसे पूछा, जेम्स तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? मैं तो सिर्फ चैंपियन का एक गिलास पीऊँगा। मैं ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी पर स्कॉच नहीं पी सकता। तुम अपने लिए स्कॉच मंगवा लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हेनरी, देखा जाए तो मैं भी एक तरह से ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान मैं शराब वगैरह को हाथ भी नहीं लगाता, इसलिए मैं ये कॉफ़ी पी रहा हूँ। कैप्टन हेनरी बोला, खाने के बारे में क्या ख्याल है? इस क्लब का शेफ बड़ा उम्दा खाना पकाता है। मैंने कहा कि थैंक यू कैप्टन, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा। तो फिर मैं कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स मंगवा लेता हूँ। कैप्टन हेनरी ने इशारा करके बैरे को बुलाया। इसे अपने लिए चैंपियन के एक गिलास और मेरे लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लाने के लिए कहा। कैप्टन हेनरी शिमले के मौसम की बातें करने लगा। मैं वक्फे से भारतीय साइंसदान को देख लेता था। मेरा जहन इतनी तेज़ी से सोच रहा था कि कभी कभी मैं गैर हाजिर हो जाता और मुझे कैप्टन हेनरी से दोबारा पूछना पड़ता कि सर तुम क्या कह रहे थे।
बड़े हॉल में इतने सारे लोगों के सामने मैं भारतीय साइंसदान को 1 सेकंड में हलाक कर सकता था। मुझे सिर्फ इतना करना था कि उठकर भारतीय साइंसदान के पास जाऊं और जेब से पिस्तौल निकाल कर सारी गोलियां इसके दिमाग में पार कर लूं। लेकिन ऐसा करने की सिर्फ इस वक्त ज़रूरत थी जब कोई और चाराकार न हो। मैं इसी उलझन में था कि मुझे क्या करना चाहिए। कैप्टन हेनरी ने मौजू बदल कर अपनी कज़न कार्मेन की बातें शुरू कर दी। चैंपियन के एक गिलास से वो सरूर में आ गया था। कहने लगा, कार्मेन बड़ी नोबल लड़की है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे शादी के वास्ते पसंद नहीं करती। असल में वो अपने एक शहजाद से मोहब्बत करती है जो दुबई में कारोबार करता है। आई लव कार्मेन, यू नो। मैं इसे कहना चाहता था कि हाउ वुड आई नो, पर मैं मजबूर था, इसकी बातें सुननी पड़ रही थी। मैं कैप्टन की बेरब सी गुफ्तगू भी सुन रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद भारतीय साइंसदान को भी देख लेता था। अचानक भारतीय साइंसदान उठा और जिधर बाथरूम था इस तरफ जाने लगा। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। मेरे पास ज़्यादा बेहतर मौका मुझे क्लब में और कहीं नहीं मिल सकता था। जब भारतीय साइंसदान बाथरूम की तरफ जाने वाली राहदारी की तरफ मुड़ा तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। कैप्टन हेनरी से मैंने कहा, मैं ज़रा बाथरूम तक जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, कैप्टन हेनरी ने आहिस्ता से कहा। शायद वो अपनी महबूबा कार्मेन के तस्वुर में गुम था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर बाथरूम की राहदारी में आ गया। राहदारी में हल्का सा अंधेरा था, वो खाली पड़ी थी। भारतीय साइंसदान बाथरूम में जा चुका था। अब मेरे लिए 1 सेकंड भी ज़ाया करना बहुत मुश्किल था। मैं जल्दी से बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम खाली था। एक बंद कैबिन से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कैबिन की दर्ज के साथ आंख लगाकर देखा। भारतीय साइंसदान अंदर मौजूद था। मैंने पिस्तौल जैकेट के अंदर वाली जेब से निकालकर पतलून के साथ लगा ली थी। मैं मुंह हाथ धोने वाले काउंटर पर आकर जेब से कंघी निकालकर यूं ही बालों को दुरुस्त करने लगा। मुझे यही डर था कोई दूसरा बूढ़ा बाथरूम में ना आ जाए। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मुंह हाथ धोने वाले 4 बेसन लगे हुए थे। मैं जानबूझकर इस बेसन पर खड़ा बालों में कंघी फेर रहा था जो इस कैबिन के बिल्कुल सामने था, जिस कैबिन में भारतीय साइंसदान गया हुआ था। कैबिन के अंदर से चटखनी खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बेसन से हटकर टॉवल स्टैंड के पास खड़े होकर तौलिए से हाथ पहुँचने लगा। मैं तिरछी आंखों से कैबिन की तरफ देख रहा था। भारतीय साइंसदान कैबिन में से निकलकर सीधा बेसन के पास आया और साबुन से हाथ धोने लगा। बाथरूम की रोशनियों में मैंने इसे गहरी नज़र से देखा। यह वही भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति ही था जिसे एक मुद्दत से मैं मारने की फिराक में था। काउंटडाउन खत्म हो चुका था। अब वक्त ज़ाया करने के वास्ते 1 सेकंड भी नहीं था। मैं आहिस्ता से टॉवल स्टैंड से हटकर भारतीय साइंसदान के पीछे आ गया। मैंने पतलून की जेब से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाला और 1 फुट के फासले से भारतीय साइंसदान के सर में फायर कर दिया। साइलेंसर की वजह से फायर का धमाका नहीं हुआ। गोली भारतीय साइंसदान की खोपड़ी के हिस्से को उड़ाती हुई सामने वाली दीवार पर लगे आईने से टकराई और आईना चिकनाचूर हो गया। भारतीय साइंसदान मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। मैंने जल्दी से इसे पीछे से बाजू में हाथ डालकर उठाया और घसीटकर कैबिन के अंदर डाल दिया। इसकी खोपड़ी का एक हिस्सा बिल्कुल उड़ गया था और बेजा बिखर चुका था। भारतीय साइंसदान की लाश को कैबिन में डालकर मैंने कैबिन का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और पिस्तौल जैकेट की जेब में डालकर खामोशी से बाथरूम से बाहर निकल गया। नीम रोशन कॉरिडोर खाली पड़ा था। मैं जब पहली बार बाथरूम का जायजा लेने आया था तो मैंने देख लिया था कि राहदारी में एक दरवाजे से दूसरी तरफ को एक दरवाज़ा जाता है। ये दरवाज़ा किस तरफ खुलता था ये मुझे मालूम नहीं था। बाथरूम से निकलते ही मैं बाल रूम की तरफ जाने के बजाय राहदारी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का ताला नहीं लगा था। मैंने दरवाजे का पट आहिस्ता से खोला और अंदर चला गया। वहाँ 0 वाट का बल्ब जल रहा था। ये कोई पुरानी चीज़ों का स्टोर था। इसका एक और दरवाज़ा भी था जो सामने की तरफ को खुलता था। मैं तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ आया और इसकी चटकनी खोलकर बाहर झांक कर देखा। बाहर झाड़ियाँ और दरख्त थे। अंधेरा छाया हुआ था। मैं झुककर झाड़ियों में से गुजरता सामने की तरफ चलने लगा। कुछ 30-35 फुट के फासले पर दीवार आ गई। यह ओल्ड ऑफिसर क्लब की पिछली दीवार थी जो 4 फुट के करीब ऊंची थी। मुझे इस दीवार के पार जाना था। मैं दीवार फांद कर इसकी दूसरी तरफ झाड़ियों में आ गया। मैं दाएं जानिब चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक दीवार के पीछे जिस सूखे दरख्त के पास कश्मीरी कमांडो ने मुझे आने के लिए कहा था वो इसी तरफ हो सकता था। चंद कदम चला हूँगा कि किसी ने झाड़ियों से निकलकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में खेत की बुक्कल वाला एक देहाती दिखाई दिया। किधर जा रहे हो? हम इस तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे पहचान लिया था। ये अपना आदमी था। इसने कहा, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। कश्मीरी मुजाहिदीन अंधेरे में तेज तेज कदमों से ढलान उतरने लगे। मैं भी इनके पीछे पीछे चल रहा था। मैं बड़ी तेजी से ढलान उतर रहा था। झाड़ियों की शाखें मुझसे उलझ रही थी। नीचे एक घाटी आ गई। वहाँ एक और कश्मीरी मुजाहिद मेरे इंतजार में मौजूद था। इसने मुझे आते देखा तो कुछ बोले बगैर तेज कदमों से आगे चलने लगा। हम तीनों रात की तारीकी में एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। मैं ये सोचकर ज़रूर परेशान हो रहा था कि मुमकिन है इस वक्त तक क्लब में भारतीय साइंसदान के कत्ल का इल्म हो गया हो। इसका मतलब था कि कैप्टन हेनरी के सिक्योरिटी स्क्वाड और क्लब के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्लब के सारे इलाके को घेरे में लेकर कातिल की तलाश शुरू कर दी होगी। मेरी अदम मौजूदगी में कैप्टन हेनरी को यकीन हो गया होगा कि मैं ही भारतीय साइंसदान का कातिल हूँ।
ऐन मुमकिन है कि इसने फौजी कैंप में पायलट पर भारतीय साइंसदान के कत्ल की इतला कर दी हो और पूरा फौजी यूनिट मेरी तलाश में निकल आया हो। फौज के सामने रात का अंधेरा कोई हैसियत नहीं रखता। वो रोशनी के राउंड फायर करके जंगल को रोशन कर सकती है। भारतीय साइंसदान भारत की हुकूमत और फौज का अहम आदमी था। इसे फौज की हिफाजत में दिया गया था। फौज का इस तरह से अलर्ट हो जाना मेरे लिए इस वक्त तक मुसीबत बन सकता था जब तक मैं किसी खुफिया ठिकाने में छुप नहीं जाता। लेकिन मालूम हो रहा था कि खुफिया ठिकाना अभी बहुत दूर है। दोनों मुजाहिदीन मुझे लेकर घाटी में चले जा रहे थे। मुझे यही फिक्र लगी थी कि अचानक रोशनी के राउंड फायर होने के साथ सारा आसमान और जंगल रोशन न हो जाए और मैं देख न लिया जाऊं। घाटी में खुश बरसाती नाला था जिसके पत्थरों से उलझते हम चले जा रहे थे। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने अपने आगे जाने वाले कश्मीरी मुजाहिद से पूछा, अभी हमें कितना चलना होगा? कश्मीरी मुजाहिद ने चलते चलते जवाब दिया, क्या थक गए हो? मैंने कहा, मैं थक नहीं गया, मुझे सिर्फ ये डर है कि मेरी तलाश में निकले हुए फौजी कहीं इस तरफ ना निकल आए। कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, हम महफूज इलाके में हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त वहाँ कोई इलाका मेरे लिए महफूज नहीं था। मैं भारत की एक ऐसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करके आया था जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी फौज को सौंपी गई थी। ये फौज की शिकस्त थी कि इसके ज़ेरे हिफाजत आए हुए इंसान को कातिल कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये शायद बात कश्मीरी मुजाहिदीन की समझ में नहीं आ रही थी। मैंने इन्हें सिर्फ इतना ही कहा, प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकलो। कश्मीरी मुजाहिदीन ने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो इसी तरह चलते रहे। मैं भी इनके दरमियान चलता गया। पहाड़ी की ढलान ख़त्म हो गई। अब हम पहाड़ों के दरमियान रतीले मैदान में से गुजरने लगे। रतीला मैदान एक जंगल में जाकर ख़त्म हो गया। अब हम जंगल के दरख्तों में दाखिल हो गए। ये कोई घना जंगल नहीं था। फासले फासले पर दरख्त खड़े थे। दरमियान में कहीं कहीं झाड़ियाँ उगी हुई थी। आखिर ये जंगल भी ख़त्म हो गया। मैंने सितारों की फीकी रोशनी में देखा कि मैं कच्ची पहाड़ी सड़क पर आगे आ गया हूँ जहाँ एक तरफ जीप खड़ी है। मैं भी कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ जीप में बैठ गया। जीप की बत्तियां रोशन नहीं की गई थी। जीप कच्चे पहाड़ी रास्ते पर कोले खाती एक तरफ जितनी तेजी से अंधेरे में चल सकती थी चली जा रही थी। जीप एक टीले के गिर चक्कर काट कर दूसरे टीले की चढ़ाई चढ़ने लगी। एक सिरे से टीला उतरने के बाद जीप एक तरफ दरख्तों में जाकर रुक गई। कश्मीरी मुजाहिदीन जीप से उतर आए। एक ने मुझसे कहा, हमारे दरमियान में आ जाओ। मैं इनके दरमियान में आकर चलने लगा। दोनों टीलों के दरमियान एक रास्ता बना हुआ था। इसमें से गुजर कर वो दूसरी तरफ निकले तो अचानक दोनों जानिब से दो आदमी नमूदार हुए जिन्होंने मुंह ढांप रखे थे। इनके हाथ में शॉट गने थीं। कौन हो? रुक जाओ, उन्होंने हमसे कहा। जो कश्मीरी मुजाहिद आगे आगे था, इसने कश्मीरी जबान में कुछ कहा। दोनों नौजवान अंधेरे में एक तरफ हट गए। आगे दरख्तों के नीचे लकड़ी का एक झोंपड़ा बना हुआ था जिसके बाहर एक आदमी पत्थर पर कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ था। कश्मीरी मुजाहिदीन को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में भी शॉट गन थी। इसने आगे बढ़कर लकड़ी के कैबन नुमा झोंपड़े का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक धीमी रोशनी वाली लालटेन रोशन थी। फर्श पर दरी बिछी हुई थी। इधर उधर 4-5 मोटे कंबल तह किए रखे हुए थे। जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला वो बाहर ही रहा। दोनों कश्मीरी मुजाहिदीन मेरे साथ अंदर आ गए। वो बैठ गए, मैं भी बैठ गया। इनमें से एक मुजाहिद ने मुझसे कहा, यहाँ तुम महफूज हो गए हो, ये बताओ क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया था? मैंने कहा, जी हाँ, जिस काम के लिए मैं वहाँ गया था वो काम मैंने कर दिया है। मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। दोनों मुजाहिदीन ने बैग ज़बान होकर कहा। थोड़ी देर में वहाँ प्यालियों में सब्ज़ चाय आ गई। ये सब्ज़ चाय पीने लगे। मैं भी सब्ज़ चाय पीने लगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैंने पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम के दुश्मन नंबर 1 भारतीय साइंसदान को कत्ल कर दिया है। इसे कत्ल होने से न्यूक्लियर वारहेड वाली फ़िज़ा में मार करने वाले रॉकेटों का फार्मूला हमेशा के लिए ज़ाया हो गया था। बफर्ज़ महाल इस फार्मूले की कोई कॉपी अगर एटॉमिक कमीशन की किसी सीक्रेट फाइल में मौजूद भी थी, फिर भी भारतीय साइंसदान की अदम मौजूदगी के बायस न्यूक्लियर वारहेड रॉकेटों का मंसूबा कम से कम 6-7 साल के लिए पीछे चला गया था और इस दौरान पाकिस्तान को इन रॉकेटों का तोड़ ईजाद करने के लिए वक्त मिल गया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इनमें से एक मुजाहिद का नाम समद था। ये मैं बताता चलूँ कि ये नाम भी फर्जी है। दूसरे मुजाहिद का नाम गनी था। समद ने मुझसे कहा, तुम सुबह तक यहाँ आराम करो, हम यहाँ मौजूद रहेंगे। सुबह फिरोज भाई को तुम्हारी कामयाबी की रिपोर्ट पहुँचा दी जाएगी। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें यहाँ से कहाँ पहुँचाना है। दोनों मुजाहिदीन चले गए। मैं कंबल ओढ़कर वहीं लेट गया। सर्दी खूब पड़ रही थी। मैं काफ़ी पैदल चला था। कुछ देर बाद ही सो गया। मुझे बड़ी गहरी नींद आई। सुबह मैं काफ़ी दिन चढ़े उठा। झोंपड़े से बाहर निकलकर मैंने देखा कि बाहर एक दरख्त के नीचे एक छोटी सी गोल अलग थलग झोंपड़ी थी जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। चूल्हे पर एल्यूमिनियम का देगचा चढ़ा हुआ था। मुझे देखकर बूढ़ा आदमी उठकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, चाय पी लो। मालूम हुआ कि ये वही आदमी है जो रात को हमें लकड़ी के बड़े कैबन के बाहर पत्थर पर कंबल ओढ़कर गन लिए बैठा मिला था और जिसने उठकर दरवाज़ा खोला था। मैंने मुजाहिद समद और अब्दुल गनी के बारे में पूछा। इसने कहा, वो मुंह अंधेरे चले गए थे। कह गए थे तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैंने चाय और देसी घी के पराठे का नाश्ता किया और कैबन के अंदर ही दरी पर लेट गया।
मैंने जैकेट की जेब में से पिस्तौल निकाल कर देखा, इसके मैगजीन को देखा। इसमें से 2 गोलियां फायर हो चुकी थीं। मालूम हुआ कि रात को मैंने साइंसदान की खोपड़ी में 2 गोलियां फायर की थीं। मैंने पिस्तौल का सेफ्टी केज लगाकर दोबारा जेब में रख लिया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी, मौसम सर्द था। दरख्तों में अभी तक परिंदे चहचहा रहे थे। मैं कैबिन की खिड़की के पास बैठा बाहर का मंजर देखने लगा। इतने में दरवाज़ा खुला और बूढ़ा अंदर आकर बोला, फिरोज भाई आया है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे मुजाहिद फिरोज अंदर दाखिल हुआ। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर बड़ी गर्मजोशी के साथ इससे मिला। फिरोज बोला, मिशन की कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भारतीय साइंसदान की खबर सारे शिमले में फैल चुकी है। फौज और सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी जगह जगह छापे मार रहे हैं। मैंने पूछा, आपका ऑफिस तो महफूज है ना? मुजाहिद फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है और फिर हमने यहाँ अपना ऐसा असर रसूख बना दिया है कि किसी को हम पर शक पड़ ही नहीं सकता। मैंने कहा, लाला जी अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरा मिशन यहाँ ख़त्म हो चुका है। फिरोज बोला, अभी तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं। कैप्टन हेनरी ने और उसके सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें, क्लब के सिक्योरिटी स्टाफ के आदमियों ने, सब ने तुम्हें देख लिया था। वो तुम्हें पहचान सकते हैं क्योंकि भारतीय साइंसदान का कातिल तुम्हें ही कहा जा रहा है और पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस तुम्हें जगह जगह तलाश कर रही है। मैं बोला, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है और फिर मेरे यहाँ भी ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है और आपके और दूसरे मुजाहिदीन के लिए ख़तरे का बायस मैं बन सकता हूँ। मुजाहिद फिरोज ने पूछा, तुम यहाँ से किस तरफ जाना चाहते हो? मैंने कहा, मैं यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई अपने बेस कैंप में ही जाऊँगा। मुजाहिद फिरोज के चेहरे पर गौर व फिक्र के असरात उभर आए थे। कहने लगा, मैं तुम्हारी बरास्ता सोलन चंडीगढ़ दिल्ली जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि इस सारे रास्ते में पुलिस और CID फैली हुई है। सिर्फ एक ही किसी हद तक महफूज रास्ता मुझे नज़र आता है। वो कौन सा रास्ता है? मैंने पूछा। फिरोज बोला, वो ये है कि तुम यहाँ से देहरादून जाओ, वहाँ से हरिद्वार जाओ, हरिद्वार से बरास्ता नजीबाबाद, नगीना, बंजूर, मुरादाबाद पहुँचोगे। मुरादाबाद से तुम्हें दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मुरादाबाद से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ते में सिर्फ एक बड़ा स्टेशन आता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसी रूट से सफ़र करूँगा, मगर यहाँ से देहरादून कितनी दूर है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ से कोई ट्रेन वगैरह तो जाती नहीं है। फिरोज बोला, तुम्हारे साथ मुजाहिद अब्दुल समद जाएगा। तुम दोनों यहाँ देहाती हुलिये में सफ़र करोगे। अब्दुल समद रास्तों से खूब वाकिफ़ है। यहाँ से तुम्हें लॉरी में सफ़र करना पड़ेगा। मैं अब्दुल समद से बात करता हूँ, इसका मशवरा भी ज़रूरी है। अगर इसने कह दिया कि हाँ ये रास्ता किसी हद तक महफूज है तो फिर तुम इसी रास्ते से यहाँ से निकल जाना। इससे सारे इलाके की खबर होती है कि CID का कहाँ ज़्यादा ज़ोर है। वो रात और उससे अगली रात मैंने वहीं जंगल में गुजार दी। इसके बाद अब्दुल समद मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुजाहिद फिरोज ने मुझे सारी बात बता दी है, मैं तुम्हें अपने साथ मुरादाबाद ले जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें किस वक्त निकल जाना चाहिए? समद बोला, मेरी तरफ से आज रात के पिछले पहर ही निकल चलो। हमें शिमले से 20-25 मील मशरिक की जानिब एक जगह से लॉरी पकड़नी होगी। ये लॉरी हमें देहरादून पहुंचा देगी। मैंने जैकेट की जेब में से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर समद के हवाले करते हुए कहा, समद भाई, मेरा ख्याल है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मुजाहिद फिरोज की अमानत है, इसे वापस कर देना।